हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डेली 6 1 पर स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 4th का एनसीईआरटी आधारित ईवीएस पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे, क्योंकि एनसीईआरटी का सीटेट और केवीएस दोनों में ही महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को एक एक करके कवर करेंगे। क्लास 4th हमने पढ़ लिया था, आज हम लोग क्लास 3rd का एनसीईआरटी आधारित ईवीएस कंप्लीट करेंगे। सीटेट में 30 नंबर का ईवीएस पोर्शन में 15 नंबर शिक्षण का आता है और 15 नंबर जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और प्राइमरी लेवल जो होता है सीटेट का, उसमें 3rd to 5th क्लास के ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए क्लास 4th हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 3rd को आज हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग क्लास 5th को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से 3 वीडियो में हम लोग अपने 15 नंबर की बेहतरीन तैयारी कर चुके होंगे। और अगर आप लोग इस तीनों वीडियो को ध्यान से देखते हैं और ध्यान में रखते हैं तो श्योरिटी है कि आप लोग एग्जाम में 15 नंबर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए चलिए हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक को, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है चूहे की देखने की क्षमता कम होती है। देखने की क्षमता चूहे की कम होती है, पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। किसकी देखने की क्षमता कम होती है? चूहे की, लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। फिर अगला है नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। कहाँ के लोग? नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। फिर तीसरा है डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मुद्रा और भाव कहते हैं। ठीक। फिर अगला है उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? तो वो है उल्लू। एग्जाम में पूछता है कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, तो कौन सा पक्षी है? वो है उल्लू। ठीक है। फिर अगला क्या है? अगला है कि पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पंख का क्या काम होता है? पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट देते हैं। पक्षियों के पंख जो पुराने होते हैं वो झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। ये पक्षियों के पंख की विशेषताएं हैं कि पुराने पंख उनके झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं, और पंख उन्हें ठंडक से बचाते हैं और उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। फिर अगला क्या है? अगला पॉइंट है कि ब्रेल लिपि। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में बहुत बार पूछा है कि ब्रेल लिपि क्या है, उसके जनक कौन है। तो देखते हैं कि ब्रेल लिपि क्या है। ब्रेल लिपि के जनक कौन थे? ब्रेल लिपि के जनक है लुईस ब्रेल। ये लुईस ब्रेल कौन है? लुईस ब्रेल फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के? फ्रांस के निवासी थे, और इन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि पड़ा है। लुईस ब्रेल की 3 साल की उम्र में ही दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, और वो पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे थे, उनका पढ़ाई लिखाई में बहुत ही रुचि था, इसलिए वो अपने पढ़ने के लिए बहुत से तरीके सोचने लगे। उसमें से उन्होंने जो तरीका निकाला उसे ही बाद में ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। अब ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है, कैसी होती है, ये देखते हैं हम लोग। ये है ब्रेल, लुईस ब्रेल। उसके बाद क्या है? ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है, जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। कुछ इस तरह से दिखती है ब्रेल लिपि, जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है। यह एक मोटे कागज पर लिखी जाती है और उसको नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है, जिसपे जो है, और यह लिपि किसके लिए होती है? जिनकी आंखों से दिखाई नहीं देता है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए होती है। ये इन लिपियों पर हाथ फेर करके पहचानते हैं कि क्या लिखा है। इस तरह से इनको पढ़ना सिखाया जाता है। और ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? ये पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो 6 बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं, हमने ऊपर बताया कि ब्रेल लिपि में उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली के सहारे इसे पढ़ा जाता है। यह उन लोगों के लिए होता है जो आंखों से नहीं देख पाते हैं, और स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब इसे कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखा जाने लगा है। ब्रेल लिपि को अब कंप्यूटर के माध्यम से भी लिखा जाने लगा। आई होप आप लोगों को ब्रेल लिपि अच्छे से समझ आई होगी। फिर है
अगला पॉइंट है कि शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे। शुरुआत में बर्तन किससे बनाए जाते थे? अब तो स्टील, फूल, चांदी इन सब के बर्तन बनने लगे, लेकिन स्टार्टिंग में बर्तन किससे बनते थे? वो पत्थर या चिकनी मिट्टी से बनते थे। जैसे ये है चिकनी मिट्टी के बर्तन और ये है पत्थर के बर्तन। तो इस तरह से स्टार्टिंग में बर्तन किससे बनाए जाते थे? पत्थर और चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। कहवा चाय कहाँ बनती है? श्रीनगर में बनती है। पूछ लेगा कि श्रीनगर में कहवा चाय बनाई जाती है। उसके बाद क्या है अगला देखते हैं हम लोग। डल झील कहाँ पे है पूछ लेता है, तो डल झील श्रीनगर में है। कहाँ पे है डल झील? श्रीनगर में है। फिर अगला है शिकारा नाम की नाव कहाँ पे चलती है? वो डल झील में चलती है। और डल झील कहाँ पे है? वो श्रीनगर में है। टूरिस्ट जो आते हैं शिकारा में बैठ करके एंजॉय करते हैं, डल झील में एंजॉय करते हैं। ये है डल झील और ये शिकारा है। शिकारा नाव, हर नाव के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे केरल में नाव के नाम अलग अलग हैं, उसी तरह से ये नाव शिकारा है, इसका नाम हाउस बोट, इस तरह से अन्य नाम की नाव पाई जाती हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि हाउस बोट कहाँ पाया जाता, कहाँ पे चलता है? तो हाउस बोट श्रीनगर में पाए जाते हैं। ये है हाउस बोट, ये हाउस बोट है, ये श्रीनगर में चलते हैं। तो डल झील कहाँ पे है? श्रीनगर में है। शिकारा कहाँ चलती है? डल झील में चलती है। हाउस बोट कहाँ पे चलता है? तो वो भी चलता है डल झील में, श्रीनगर में। फिर बज्जू नामक गांव कहाँ पे है? बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। अब मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना जरूरी है, तो इसलिए बच्चों को सिंबल्स बताएं कि मैप में किस सिंबल्स का क्या मतलब होता है, उन्हें उसका मतलब बताएं कि किस मैप चिन्ह का मतलब रास्ता होता है, किस चिन्ह से हम लोग नदी को दर्शाते हैं, मंदिरों को दर्शाते हैं, ये बच्चों को बताना चाहिए। पूछ लेगा कि बज्जू गांव कहाँ पे है, तो बज्जू गांव कहाँ पे है? राजस्थान में। फिर है अगला पॉइंट है रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। बच्चों से रीयूज मतलब पानी को वेस्ट ना करना, पानी का पुनः उपयोग करना, जैसे कपड़े धुले हुए पानी को हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। इस तरह से बच्चों को वाटर या जल के बारे में बताएं, जल के महत्व को बताएं, जल को संरक्षित करने के उपाय बताएं, ये सब बताया जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। कहाँ पे सांप खाया जाता है? हांगकांग में खाया जाता है। और इसके सूप को क्या कहते हैं? लिंग हु फेन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा जाता है कि सांप कहाँ खाए जाते हैं, तो हांगकांग में खाए जाते हैं। और इसके सूप को क्या कहते हैं? लिंग हु फेन कहते हैं। ये है सांप का सूप। उसके बाद फिर आगे देखते हैं हम लोग। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। पूछता है कि सरसों के तेल में मछली पकाकर कहाँ खाई जाती है? तो कश्मीर में खाई जाती है। लेकिन गोवा में मछली को नारियल के तेल में पकाते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में पकाते हैं और गोवा में नारियल के तेल में पकाते हैं। फिर अगला है कि टैपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। टैपियोका क्या है? ये एक फल होता है जो कहाँ पे होता है? केरल में होता है, वहां पे इसको उबाल करके खाते हैं। ये है टैपियोका। फिर अगला पॉइंट है कि वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। गिद्ध किसको खाता है? मरे हुए जानवरों को खाता है। ये है वल्चर। फिर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि हमिंग चिड़िया की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। किस चिड़िया की नोक सुई के चोंच जैसी नोक जैसी होती है? हमिंग बर्ड की। ये है हमिंग बर्ड, इसकी चोंच ये है जो सुई की नोक की तरह होती है। फिर अगला पॉइंट क्या है कि कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। किसकी चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं? वो है कबूतर। फिर अगला है असम में घर जो जमीन से 10 से 12 फुट के ऊपर बनाए जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे बहुत बारिश होती है, बाढ़ आने का खतरा रहता है, इसलिए घरों को ऊंचाई पर बनाया जाता है। और ये घर किससे बनाए जाते हैं? ये घर बांस से बनाए जाते हैं। घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है और जिसके कारण घर में पानी ना भरे, इसीलिए इनको ऊंचाई पर पाया जाता है। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इन घरों को क्या कहते हैं? इन घरों को भेला घर कहते हैं। ये है असम के घर जो बांस से बने हुए हैं। फिर मनाली के घर किस तरह से होते हैं? मनाली के घर लकड़ी और पत्थर दोनों से बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे जो है लकड़ी के साथ साथ पत्थर से भी बनते हैं। ये पड़ते रहेगा, ड रहेगा। ठीक, ये हो गया मनाली का घर।
असम के घर बांस से बने होते हैं, 10 से 12 फीट ऊंचाई पर होते हैं। मनाली के घर लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं, जैसे ये है लकड़ी का घर और ये है पत्थर के घर। कितना ही खूबसूरत है। उसके बाद फिर है राजस्थान के घर कैसे होते हैं। राजस्थान में मड मड क्या होता है, एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है, उससे घर बनाए जाते हैं और छत जो होता है वो झाड़ियों से बनता है। ठीक इस तरह से होता है राजस्थान के घर। ये गीली मिट्टी के बने होते हैं और इसके ऊपर घास की छप्पर पड़ी होती है और इनको मिट्टी से या गोबर से लिपा जाता है जिससे एक कीड़े ना लगे हैं। और फिर क्या है, राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। पूछ लेगा कि टैंक को टंका कहाँ के लोग कहते हैं, तो राजस्थान के लोग कहते हैं। और राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं, छत को ढलानदार बनाते हैं जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका उपयोग दैनिक जीवन में कर सकें। क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी होती है, इसलिए वहां के लोग पानी को ज्यादा से ज्यादा संरक्षित करते हैं। पानी का संरक्षण हम सभी को करना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए हम सभी को वाटर का संरक्षण करना चाहिए। ये हो गया फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद फैक्ट बेस्ड पॉइंट हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेडागोजी पॉइंट, जो शिक्षण से संबंधित पॉइंट आते हैं वो क्या है, ये उसको देखेंगे कि बच्चों को क्लासिफिकेशन स्किल सिखाने के लिए उनको वस्तुओं का वर्गीकरण करने के लिए कहा जाना चाहिए। जैसे जानवरों को एक कैटेगरी में रखना, वस्तुओं को एक कैटेगरी में रखना, जो है जैसे निर्जीव कौन है, सजीव कौन है, या शाकाहारी कौन है, मांसाहारी कौन है। हम लोगों ने फैक्ट वाले क्वेश्चन पढ़ लिए। अब है ये शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका ध्यान रखते हुए हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बच्चों को क्लासिफिकेशन स्किल सिखा सकते हैं हम लोग, और उसको सिखाने के लिए बच्चों से वर्गीकरण करने को कहना चाहिए। जानवरों का अलग वर्गीकरण, वस्तुओं का अलग वर्गीकरण, जो निर्जीव हैं उनका अलग, सजीव कौन से हैं उनका वर्गीकरण, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इस तरह से बच्चों को वर्गीकरण करना सिखा सकते हैं हम लोग। फिर अगला क्या है, बच्चों को अपने आसपास की सूचनाएं एकत्रित करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। वह अपने आसपास के वातावरण से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। उनके आसपास पेड़ पौधे, जीव जंतु, जिन सब जो भी है उनका निरीक्षण उनको देखना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो उनको देखें, उनका निरीक्षण करें। क्योंकि बच्चे छोटे जब होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा जानवर है या कोई किस चीज़ का वृक्ष है या ये हमारे लिए क्या करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बच्चे वातावरण से सीख सकते हैं, इसलिए उन्हें वातावरण का निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर है बच्चे को प्रकृति का निरीक्षण करने का अवसर देना चाहिए। केवल कक्षा में ही प्रकृति के बारे में ना बताएं। बच्चों को केवल कक्षा में ही प्रकृति के बारे में नहीं बताना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रकृति में ले जाना चाहिए। प्रकृति के बारे में जब वो खुद सक्रिय रूप से प्रतिभागी रहेंगे तो उन्हें प्रकृति के प्रति प्यार और जागरूकता आएगी उनमें, इसलिए बच्चों को प्रकृति में ले जाना चाहिए। फिर है अगला पॉइंट क्या है, शिक्षक कक्षा में बच्चों को बाहरी दुनिया से चीजों को जोड़ करके पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चों को ज्यादा समझ आता है और वह चीजों को दुनिया से जोड़कर देख पाते हैं। अगर आप बच्चे को थ्योरी बता देंगे तो वो बच्चा उतनी अच्छे से नहीं समझ पाएगा जितना बच्चा प्रैक्टिकल करके समझ सकता है। तो इसलिए बच्चे को प्रैक्टिकल के माध्यम से ज्यादा बताना चाहिए, उसे बाहरी चीजों का एग्जाम्पल देना चाहिए। इस तरह से बच्चे को अधिक समझ में आएगा। फिर अगला पॉइंट है, बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे जब समूह में कार्य करेंगे तो उनमें सामाजिकता की भावना का उदय होगा। और इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है जिनको ध्यान में रख करके हम सीटेट के पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर है बच्चों को अच्छी और प्रेरित कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे वो उनको जो है अपना रोल मॉडल बना सके, उनके मार्ग पर चल सके, उनके अच्छे गुणों को अपने अंदर अपना सके। इसलिए बच्चों को अच्छी कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर है बच्चों को क्रिएटिविटी में प्रोत्साहित करें। बच्चों को केवल ज्ञान ही ना दें, बल्कि साथ साथ आप उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ आप उनसे सृजनात्मक कार्य भी करवाएं। क्राफ्ट बनवाना, मिट्टी के घर बनवाना, लकड़ी के घर बनवाना, इन सारी चीज़ों में चित्रकला बनाना और अन्य चीज़ों को सिखाना। इस तरह से उनमें क्रिएटिविटी के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उनके मस्तिष्क का अच्छी तरह विकास भी होगा और उनको पढ़ने में रुचि भी आएगी। फिर है कई बार बच्चों को वर्गीकरण करने का अवसर दें और उन्हें खुद निर्णय लेना सिखाएं। हर बार बच्चे का प्रॉब्लम खुद नहीं सॉल्व कर देना चाहिए। उन्हें प्रॉब्लम देते हैं तो कई बार उन्हें खुद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको
खुद किसी बात का निर्णय लेने के लिए अवसर देना चाहिए। फिर है बच्चों को पेड़ से दोस्ती करना सिखाएं, उनका ध्यान कैसे रखना यह बताएं और पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करें। बताएं कि वृक्ष कितने महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, वृक्षों में पानी डालना, इन सारी चीजों के लिए आप बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। बच्चों को अपने देश की संस्कृति, राष्ट्रीय गीत, नृत्य, इन सभी विषयों को जानकारी दे कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग नृत्य होते हैं, अलग अलग गाने होते हैं, अलग अलग मौकों पर अलग अलग गीत गाए जाते हैं, किस देश की संस्कृति हर राज्य की अलग अलग होती है। सारी चीजें बच्चों को बताना चाहिए और उनमें ज्यादा से ज्यादा जानने की उत्सुकता जगाएं। फिर है बच्चों को उनके अनुभव से जोड़कर चीजों को समझाएं। बच्चों को एग्जाम्पल दे तो जो उन्हें पता हो, उनकी निजी जिंदगी से जो संबंधित हो ऐसे एग्जाम्पल दे, ऐसे एग्जाम्पल ना दे कि जिसको वो जानते ही ना हो। इसलिए बच्चों को उनके अनुभव से जोड़ करके चीजों को समझाएं जिससे वो अच्छे से समझ पाएंगे। उन्हें अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का मौका दें, उन्हें बोलने का मौका दें, उनके विचारों को जानें आप, उनके क्या जो है निर्णय है या उनके क्या विचार है किसी बिंदु पर, ये आप जानने की कोशिश करें। फिर बच्चों को बताएं जैसे गेम में नियम होते हैं या गेम में नियम बनाए जाते हैं, वैसे ही जिंदगी में भी अच्छे नियम बनाए जाते हैं और उनका पालन करने से हम जिंदगी में अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सकते हैं। जिस तरह अपने जीवन में हम सफाई, स्वच्छता, समय से हर कार्य को करना, समय की कीमत को समझना, ये सारी चीजें बच्चों में डेवलप करनी चाहिए। सारे नियम बच्चों को बताने चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में बना सकते हैं। फिर बच्चों को फूलों के बारे में बताएं, उनकी पहचान, उनकी विशेषताएं, ये सारी चीजें बताएं। बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके उनकी विशेषताएं, उनकी पहचान करना सिखाएं। बच्चों को पर्यावरण, समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताएं। बच्चों को लैंगिक पूर्वाग्रह से ना ग्रहित होने दें, उनको बताएं कि गर्ल्स बॉयज एक समान होते हैं। ये सारी चीजें आप बच्चों को समझा सकते हैं। फिर बच्चों को सिखाएं कि वह अपने पड़ोसी या अपने बड़ों से या अपने छोटों लोगों से किस तरह से बात करें, उनका आदर सम्मान करना, ये सारी चीजें टीचर्स या अभिभावकों का काम होता है कि वो बच्चों को बताएं। बच्चों को इतिहास के बारे में जानकारी दें, हमारे इतिहास में महापुरुषों की कहानियों को सुनाएं, हमारा इतिहास क्या रहा है, इन सारी चीजों के बारे में बताएं। बच्चों को सुरक्षात्मक नियम जैसे आग से किस तरह से बचाव करना है, भूकंप से किस तरह से बचाव करना है, इन सारी चीजों की जानकारी बच्चों को देनी चाहिए जिससे बच्चे जीवन में उन सब का यूज कर सके। उनके सामने जब समस्याएं आए तो वो उन सब का यूज कर सके। ये सारी चीजें बच्चों को बताई जानी चाहिए। तो ये हो गए शिक्षण से संबंधित बिंदु जो एग्जाम की सीटेट की पेडागोजी सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये हो गए क्लास थर्ड का जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, और जो पेडागोजी से रिलेटेड बिंदु होते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी हमने आप लोगों को बताया। तो इस तरह से क्लास फोर्थ और क्लास थर्ड दो क्लास का हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बचा है क्लास फिफ्थ का जो अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। इस तरह से 3 क्लास से हम लोग 15 नंबर की बेहतरीन तैयारी कर लेंगे। और जो इन तीनों वीडियो को अच्छी तरह से देख लेगा या ध्यान में रखेगा, उसको एग्जाम में श्योरिटी है कि इन तीनों वीडियो से अच्छे मार्क्स वो अपने ला सकता है। इसलिए आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। 2-3 बार अगर आप लोग वीडियो को देख लेते तो वो खुद ब खुद आप लोगों के ध्यान में रहेगा और एग्जाम में ऑप्शन देखते ही आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा।